हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये जो हम आज से एक लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं, ये हम मध्यकालीन इतिहास की करने वाले हैं। और यही सीरीज हम पहले अंग्रेजी में भी कर चुके हैं और अंग्रेजी माध्यम के जब हमने ये सीरीज बनाई थी और उसके दौरान काफ़ी बार कई लोगों ने कहा कि आप जो है इसका हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी इसका ये सीरीज लेके आए, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये कर रहे हैं। तो ये जो पूरी लेक्चर सीरीज है मध्यकालीन इतिहास की, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में कोई फर्क नहीं है लैंग्वेज के अलावा। और ये जो है ये आपको हमारे जो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है वो और राज्य सेवा परीक्षा जितनी होंगी वहाँ पर भी ये काम आएगा। बिना किसी देर के आइए हम पहला जो इसका सीरीज है, इस लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। और जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, एक छोटा सा परिचय। मैंने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जिया। और ये सब जो भी अब तक शिक्षण के क्षेत्र में जो भी सीखा है, ये एक छोटा सा उसका परिचय है। जहाँ तक शिक्षा के अनुभव की बात है तो करीब 7 वर्षों का अनुभव हो चुका है, जिसमें क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान भोपाल के में भी सहायक प्राध्यापक के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद जब इस यूपीएससी के उसमें जब मैं आया तो विभिन्न संस्थान हैं दिल्ली के और भारत के विभिन्न शहरों के, जहाँ पर मैंने एज अ फैकल्टी अपनी सेवाएं दी और अभी इसी उसमें अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका फ़ायदा उठा सके। आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। अगर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखें तो इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रारंभिक मध्यकाल, जो कि 600 से 1200 ईस्वी तक आता है। कई लोग ये जो एक बड़ा ही एक विडंबना है कि जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको समझते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास मतलब जो दिल्ली सल्तनत और जो मुगलों का इतिहास है वही मध्यकालीन भारत का इतिहास है। नहीं, हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को 600 ईस्वी से शुरू करते हैं, जबकि जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है वो लगभग 1200 ईस्वी के आसपास प्रारंभ होती है। कई लोग इसे जो जब इसको इस इतिहास का जब ये क्लासिफिकेशन करते हैं, जब इसका वर्गीकरण करते हैं, तो इसको कई लोग इसको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं, जो ये वाला हिस्सा है 600 से 1200 ईस्वी तक का हिस्सा जो है ये प्रारंभिक मध्यकाल है या प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास का भाग है। यहाँ से 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो हम आज जो शुरू करेंगे वो कि 600 से 1200 ईस्वी तक क्या हुआ। अगर आप इसका वर्गीकरण देखेंगे तो 600 से 750 750 ईस्वी तक उत्तर भारत में थानेसर में पुष्यभूत, कन्नौज में मौखरी आदि का वर्चस्व था। उसी दौरान दक्षिण भारत में पल्लव, चालुक्य और पांड्या का वर्चस्व था। 750 से 1000 ईस्वी तक उत्तर भारत में आप देखेंगे तो राजपूतों का जो एक शासन रहा, जिसमें प्रतिहार, पाल, दक्कन में राष्ट्रकूटा थे। और उसके अलावा 1000 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत में संघर्ष का युग माना जाता है। वजह इसकी सिर्फ इतनी थी कि इस दौरान बहुत से ऐसे छोटे बड़े राजवंश जो थे उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। और यही वो दौर था जब ये जो संघर्ष जब हो रहा था भारत पे अपना या उत्तर भारत पे अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए, यहीं पे भारत एक जो पूरा कहना चाहिए उत्तर भारत है वो कमजोर हुआ और विदेशी आक्रमण का दौर शुरू होता है। यहाँ ज्यादा था और इसीलिए आप देखोगे कि 1200 ईस्वी के बाद या जो तराई का प्रथम युद्ध था या द्वितीय युद्ध था, वहां पे महमूद गौरी जो है वो आता है और दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है।
सो 1200 से अगर एक एक और हम वर्गीकरण देखेंगे तो 1200 से 1857 तक आप कह सकते हो। ये यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि देखिए, कहीं पर भी कोई एक तरीके से कहो तो कोई बटन नहीं है, कोई स्विच नहीं है कि आज से जो है, जैसे आज का हमारा कैलेंडर बदल गया, कहना चाहिए कि कल 31 दिसंबर 2020 थी, आज कह लीजिए 1 जनवरी 2021 है, तो आज से नया साल शुरू। ऐसा कोई मतलब टाइमलाइन ऐसी नहीं है, ऐसा कोई कैलेंडर नहीं है जिसने कहा कि आज मध्यकालीन इतिहास का खत्म होता है, और या आज प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होता है, आज मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है, या मध्यकालीन आज खत्म होता है और जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास आज शुरू होता है। यहाँ आपको जो चीज समझने वाली है वो यही है कि जैसे जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं 1492 ईस्वी से। क्यों? क्योंकि यहाँ से यूरोपीय लोग जो है वो भारत में आने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके भी कोई यहाँ तक चला जाता है कि आखिरी मुगल जो थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, वो 1857 के गदर के बाद, 1857 की क्रांति के बाद जो है वो अंग्रेजों ने उन्हें हिरासत में लेकर रंगून भेज दिया। कई ऐसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो 1707 में खत्म हो जाता है। कई लोग इसे 1757 प्लासी तक ले जाते हैं। 1707 में औरंगजेब की जो मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु को माना जाता है कि ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि इतिहास का एक बहुत बड़ा पड़ाव था, जिसके बाद से भारत का इतिहास बदलने लगा। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही जो छोटे छोटे रियासतें या छोटे छोटे जो नवाब और निज़ाम थे, ये इन्होंने अपना शासन शुरू किया, जो किसी दौर में मुगलों के ऑफिसर कह लीजिए, मुगलों के अधिकारी थे, या मुगलों ने उन्हें, वो मुगलों को अपना राजस्व दे रहे थे। वो लोग अब क्या करने लगे, जैसे दक्कन दक्कन में आप देखेंगे हैदराबाद, बिहार, अवध, कर्नाटक, ये सारे जो थे कभी मुगलों के आधिपत्य में थे, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये सारे जो है ये अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र घोषित किया और कहा कि अब हम अपना शासन खुद करेंगे। तो ये एक, और हम यहीं पर कोशिश करेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम यहाँ पे खत्म करें, लेकिन एक अध्याय और हम इसमें पढ़ेंगे जिसमें कि हम औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह आए, हम उनके बारे में बहुत छोटा सा पढ़ेंगे। एक बड़ा ही अजीब सा एक सवाल कई बार छात्र कर देते हैं कि सर, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास तो यूपीएससी पूछता नहीं है। हाँ, पिछले 5 साल में सवाल नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा। आप एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करिए यूपीएससी में, और यूपीएससी उसे किस साल बदल के रख देगा हमें नहीं पता। पहली चीज, जब ये खैर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मींस का जो हमारी मुख्य परीक्षा है वो जो है वो चल रही है, और जो पेपर मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, उसमें किसी एक विषय का ज्ञान लेना ना तो उचित है न पूरा है, क्योंकि अब जो सवाल आ रहे हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी आ रहे हैं। मतलब वो अब ज्यादा कहना चाहिए कि दार्शनिक किस्म के सवाल हैं, जिसमें आपको सभी विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप उतना टाइम ना दें इसे। आप ये लेक्चर सीरीज जो है, या जो जो भी हम इस वक्त हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में देख रहे हैं, हम उस सब चीज़ों को आप एक बहुत ही छोटे से छोटे उसमें शॉर्ट नोट्स बना लें और रिवाइज करते रहें, ताकि एटलीस्ट प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा में यदि कुछ सवाल आए, एक दो सवाल भी आ गए, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तो वापस आते हैं वर्गीकरण पे। तो 1200 ये जो मध्यकाल है, ये वाला जो मध्यकाल है, इसको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है 1206 से 1526 ईस्वी तक, ये जो है ये हमारा दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है।
और यहां से 1526 से जहां तक आप ले जाना चाहें, आप यहां तक ले जाना चाहें, यहां तक ले जाना चाहें, यहां तक ले जाना चाहें, ये हिस्सा जो खैर हम यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो 1857 में बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह हुए वहां तक पढ़ेंगे। तो ये हमारा है मुगल काल। तो ये वर्गीकरण है मध्यकालीन भारत के इतिहास का। तो आज की जो हम शुरुआत करेंगे वो हम थानेसर के पुष्यभूति राजवंश से करेंगे और देखेंगे कि इनके वक्त में, इनके दौर में क्या हुआ। जहां पे प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होता है वो है गुप्ता साम्राज्य के पतन से। गुप्ता साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में को 4 प्रमुख राज्यों में विभाजित किया जा सकता था। इसमें एक था मगध और मगध का गुप्त राजवंश। अब आप इसको ध्यान रखिएगा, ये जो गुप्त राजवंश है इसको आप यहां वाले गुप्ता राजवंश से मिलाइएगा मत। ये अलग थे, सिर्फ इनका नाम एक था, इनके नाम के अलावा कुछ भी एक नहीं था। तो हमारे मगध में गुप्त राजवंश, तत्पश्चात मौखरी, पुष्यभूति और मैत्रिक, और इन्हीं को हम जो पढ़ेंगे वो इन्हीं चारों को पढ़ेंगे। तो और यहाँ याद रखिएगा कन्नौज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है जो निकल के आएगा, और कन्नौज एक वक्त ऐसा आएगा जब कन्नौज के लिए आधा हिंदुस्तान झगड़ रहा होगा। सबसे पहले इनमें से पहला जो है मगध के गुप्त, और कन्नौज के चारों ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें पहली बार मौखरी लोगों ने प्रवेश किया, जिन्होंने धीरे धीरे मगध के गुप्त को उनके राज्य से बाहर कर दिया, जिसके बाद में मालवा चले गए। कौन? गुप्ता मालवा चले गए। ठीक है। पुष्यभूति जो डायनेस्टी है उसने, या पुष्यभूति जो राजवंश है उसने दिल्ली के उत्तर में थानेसर, ये हरियाणा में आज के दौर में यदि आप देखेंगे तो हरियाणा में ये पड़ता है। और ये कहा जाता है कि मैत्रक जो कि ईरानी मूल के थे, उन्होंने गुजरात में शासन किया और वल्लभी उनको उस वल्लभी शहर को अपनी राजधानी बनाया और धीरे धीरे इस वल्लभी को उन्होंने एक महत्वपूर्ण केंद्र में विकसित किया। इन चारों राज्यों की परिधि में कई छोटी छोटी रियासतें थी जो एक साथ लगातार एक दूसरे से लड़ रही थी, और कभी कोई, इसीलिए यहाँ इस दौर का जो नक्शा है या जो मानचित्र है भारत का वो कभी भी एक नहीं निकल के आता, क्योंकि इतनी ज्यादा लड़ाइयां थी, इतने ज्यादा युद्ध हुए, इतने ज्यादा छोटी छोटी रियासतें बन चुकी थी कि किसी एक मानचित्र को मान लेना काफी, अब एक मानचित्र रह ही नहीं पा रहा था। इन चारों जो प्रमुख राजवंश थे, चाहे गुप्ता हो, मौखरी हो, पुष्यभूति हो, मैत्रक हो, इन सब में सबसे लंबा शासन जो है वो मैत्रिकों ने किया और उन्होंने 8वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया उन्होंने। और यही जब अरबों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो ये मैत्रिक ही थे जो उस वक्त उत्तर भारत में जिनका आधिपत्य था, उत्तर भारत में जिनका शासन था। ये एक मैप है इंटरनेट से लिया हुआ, ये मानचित्र है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो थानेसर है यहाँ, और यहाँ कहीं कन्नौज आती, कन्नौज जो है मौखरी आ जाता है, वल्लभी में यहाँ पे मैत्रिका थे। उसके बाद यहाँ पे जो लेटर गुप्ता जिनको अभी हम लेटर गुप्ता कह रहे हैं, या जो जिनकी बात हम अभी कर रहे हैं जो मध्यकालीन भारत में है उनकी। शुरुआत इसकी करते हैं थानेसर के पुष्यभूति, और इस पुष्यभूति राजवंश को वर्धन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार आ जाता है। जब इस तरीके, देखिए पढ़ने का तरीका कई बार पूछते हैं लोग कि सर पढ़ने का सही तरीका क्या है। पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप जब पढ़ रहे हो ना तो कभी भी छात्र बन के मत पढ़िए। सीखना अलग चीज है, लेकिन जब आप पहली बार जब पढ़े तो छात्र बन के पढ़िए, लेकिन जब आप उसका रिवीजन कर रहे हैं ना, जब आप उसे दूसरी या तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो उसे एग्जामिनर बन के पढ़िए। एग्जामिनर बन के पढ़ने में उसका फायदा यह है कि आपको अंदाज ये होने लगता है कि सवाल कहाँ से बनेगा, और जिस दिन आपको ये समझ में आने लग गया कि सवाल कहाँ से बनेगा, आप दूसरों से जो वो रैंक की रेस है ना उसमें बहुत आगे निकल जाएंगे। खैर, तो इसे, ये जो पुष्यभूति राजवंश है इसे वर्धन राजवंश के नाम से भी
जाना जाता है। प्रारंभ में मौखरी वंश के सामंतों के रूप में इन्होंने शासन किया। तो हुआ ये था, जो गुप्ता साम्राज्य था उसके कई सामंती जो थे वो विभिन्न क्षेत्रों में थे, और जैसे जो सामंत थे गुप्ता राजवंश के, या जो गुप्ता साम्राज्य थे, उन्होंने जब वो जो बड़ा सामंत होता था तो वो अपने अंदर और सामंतों को अपने अधीन कर लेता था। ये चला आ रहा था। तो ये जो पुष्यभूति थे, ये जो वर्धन राजवंश के लोग थे, ये मौखरी वंश के सामंत थे। बाणभट्ट जो उस दौर के बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार थे, उन्होंने हर्ष चरित्र रची, और हर्ष चरित्र में उन्होंने पुष्यभूति को इस राजवंश का संस्थापक बताया। पुष्यभूति, तो वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? वर्धन राजवंश का संस्थापक थे पुष्यभूत। अब ये जो इसीलिए उसे पुष्यभूति या वर्धन राजवंश कहा गया। लेकिन इसके जो सबसे महत्वपूर्ण या जो वो शासक जिसके समय से इसको एक नाम, एक पहचान मिली, वो थे प्रभाकर वर्धन, जो कि इस राजवंश के चौथे राजा थे, और उन्होंने वास्तव में पुष्यभूति राजवंश की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने एक चीज की थी, इन्होंने इनकी पुत्री थी राज्यश्री, और ये बड़ी एक कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि फिल्मी कहानी जैसा कुछ हुआ यहाँ पे। हुआ ये कि प्रभाकर वर्धन, जो कि इस पुष्यभूति राजवंश के चौथे राजा थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह गृहवर्मन से किया, जो कि एक मौखरी शासक था। और तब मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। तो एक वैवाहिक गठबंधन बनता है, और उस दौर में वैवाहिक गठबंधन बनना कोई बहुत अजीब नहीं था, क्योंकि ये जो वैवाहिक गठबंधन बनते थे उस दौर में, किसी भी दौर में आप देखें जहां पर भी ये वैवाहिक गठबंधन बनते थे, सॉरी ये थोड़ा सा साउंड का डिस्टरबेंस था। खैर, तो जो भी ये वैवाहिक गठबंधन बनते थे, इनका जो मुख्य कहना चाहिए कारण होता था, वो संबंध बढ़ाना, वो सामाजिक संबंध बढ़ाना नहीं, वो राजनीतिक संबंधों की मजबूती के लिए होता था। सो इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रभाकर वर्धन ने क्या किया, अपनी पुत्री राजश्री का विवाह है वो गृहवर्मन के साथ कर दिया, जो कन्नौज का मौखरी शासक था। यहां ये होता है कि गुप्ता जो वो मालवा चले गए थे, वो गौड़ के राजा शशांक के साथ मिलते हैं, और वो कन्नौज पे हमला करता है। शशांक ये क्या करता है, ये कन्नौज पे हमला करता है। अब ये जब कन्नौज पे हमला करता है तो वो गृहवर्मन को मार देता है, और राजश्री का अपहरण कर लेता है। ये बात जब राजश्री के भाई, जो कि राज्यवर्धन, जो कि प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी था, उसको जब ये बात पता चलती है, तो बिना सोचे समझे जो है वो कन्नौज पे आक्रमण करता है। लेकिन इसमें वो मारा जाता है। राजा शशांक जो है, गौड़ का जो राजा शशांक था, उसने इसे धोखे से मार दिया, और राज्यवर्धन भी मारा गया। और राज्यवर्धन के मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन जो कि उस राज्य का उत्तराधिकारी बना, कहा जाता है कि इस हर्षवर्धन ही पुष्यभूति राजवंश का सबसे कहना चाहिए ताकतवर, सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, हर्षवर्धन। ये यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको जूम इन करने की। जी, तो ये हर्षवर्धन के समय पे जो कहना चाहिए साम्राज्य था, तो ये जितना शेडेड पोर्शन है, ये 646 ईस्वी का समय है, और इस समय पे आप देख सकते हैं कि मुख्य तौर पे पूरा उत्तर मध्य भारत जो है वो हर्षवर्धन के साम्राज्य में था। ये हर्षवर्धन की जो है वो कहा जाता है ऑटोग्राफ या दस्तखत जो है वो ये थे। सो
हर्षवर्धन के सुधार और नीतियां उदार थी और हमेशा अपने लोगों को शांति और समृद्धि का बढ़ाने के उद्देश्य से थी। हर्षवर्धन को 7वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध भारतीय सम्राटों में से एक माना जाता है और कई ऐसे इतिहासकार हैं जिनका ये मानना है कि हर्षवर्धन आखिरी जो है वो एक प्रोमिनेंट राजा थे, एक महत्वपूर्ण राजा थे। इसके बाद 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक कोई ऐसा राजा नहीं आया जिसका इतना इतना बड़ा प्रभाव इतने बड़े क्षेत्र पे पड़ा। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। ये आपको मानचित्र में दिख रहा है। राजधानी इन्होंने कन्नौज बनाई। तो हर्षवर्धन ने फिर क्या किया, जब हर्षवर्धन के पास ये समाचार पहुंचा कि उनके भाई को धोखे से मार दिया गया है, तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ हमला किया। वो शशांक को मार नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसको वापस पीछे धक्का दिया था। और उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया कि इन्होंने जो कन्नौज का जो साम्राज्य था उसे और जो थानेसर का साम्राज्य था दोनों को एक कर लिया, दोनों को मिला लिया और कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बना लिया। हर्षवर्धन को यदि हम उनकी जीवन को देखें तो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में थानेश्वर भी कहा जाता है, थानेसर भी कहा जाता है, राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र के रूप में हुआ। यदि इनके धार्मिक उसकी बात करें तो ये पहले हिंदू थे और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म में भी महायान का, आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा थेरवाद और महायान हीनयान, तो उसमें महायान का जो अनुसरण किया वो इन्होंने महायान का अनुसरण किया। इनका विवाह जो है वो दुर्गावती से हुआ था और अपने भाई की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्नौज की ओर प्रस्थान किया और इस पर विजय प्राप्त की और दोनों राज्यों को उन्होंने एकजुट करने के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षा जो है वो अधिकतर अपराजित था, किंतु चालुक्य, अभी हम आगे देखेंगे, पुलकेशिन और पुलकेशिन द्वितीय जो था इससे पराजित हुआ। और ये नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत आने वाला है क्योंकि ये पुलकेशिन जो है ना ये बहुत से राजाओं को हराएगा। तो नर्मदा नदी ये हमेशा एक, आप देखोगे जब भी आप उत्तर भारत का इतिहास पढ़ते हो, चाहे वो आप इस दौर का इतिहास पढ़ो जो हम देख रहे हैं 600 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, या आप मुगल कालीन इतिहास देखो या आप दिल्ली सल्तनत का इतिहास देखो, हर जगह आपको एक चीज दिखेगी कि हर राजा जो है दक्कन को, उत्तर भारत में जो शासन कर रहा था वो दक्कन को तो अपना बनाना चाहता था, लेकिन कभी भी नर्मदा नदी से पार हर कोई नहीं जा पाया। बहुत कम ऐसा देखने को मिला। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में दिखेगा आपको कि वो दक्कन की ओर कूच करेगा। आप औरंगजेब को देखेंगे कि उसके समय में दक्कन पे उत्तर भारत का शासन होगा। तो ये भी, हर्षा को भी महान कहा जाता है, लेकिन हर्षा भी नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गए। हर्षा के शासनकाल में जो कई सैन्य विजयों से चिन्हित किया जाता है और पंजाब, कन्नौज, उड़ीसा, बंगाल, मिथिला, सब अधिकांश उत्तर भारत जो है वो हर्षा के नियंत्रण में था। उसे शिलादित्य की भी उपाधि दी जाती है, मतलब उसने स्वयं उस चीज को धारण किया था। वल्लभी, यहाँ पे आप देखोगे इस वाले मानचित्र में यदि आप देखें थोड़ा ध्यान से तो आपको ये दिखेगा कि ये देखिए, ये वल्लभी तक कि नर्मदा नदी तक तो यहाँ इनका शासन था, लेकिन यहाँ वल्लभी में भी इनका शासन था। मतलब इन्होंने जो वल्लभी के जो राजा थे, वल्लभी के जो शासक थे, उनको भी ध्रुवसेन द्वितीय को भी पराजित किया। हर्षवर्धन के अंतर्गत जो भी साम्राज्य था, जो भी क्षेत्र था, उसमें जो प्रशासन था वो दो प्रकार का था।
एक जो सीधे उनके अधीन थे और दूसरे जो सामंतों के अधीन थे। तो जो प्रत्यक्ष अधीन प्रदेश थे, मतलब जो वो प्रदेश जो पूर्णतः प्रत्यक्ष तौर पे हर्षवर्धन के अधीन थे, जो हर्षवर्धन का साम्राज्य था उसमें थे, वो था मध्य प्रांत, बंगाल, कलिंग, राजपूताना, गुजरात। और जो सामंती प्रदेश थे, मतलब जहां पर सामंतों को नियुक्त किया जाता था, सामंत सिर्फ अपना जो भी वो कर लेते थे, उस कर का एक हिस्सा जो है वो राजा तक पहुंचा देते थे। और तो वो जो सामंती प्रदेश थे उसमें थे जालंधर, कश्मीर, कामरूप। कामरूप आप आज के दौर में आसाम को उस हिस्से को देख सकते हैं, सिंध, नेपाल। तो अच्छा खासा एक बड़ा हिस्सा जो है वो हर्ष के साम्राज्य में आता था। सामंत जो है उनकी प्रतिनियुक्ति तो की जाती थी, लेकिन सामंत भी कहीं ना कहीं हर्षा की आज्ञा के अनुसार बंधे हुए थे। और यदि आप ये कहें, यही आपको परीक्षा में कहीं आता है कि किसके शासन काल में भारत में सामंतवाद की शुरुआत होती है, या किसके शासन काल को भारत में सामंतवाद की शुरुआत के तौर पर चिन्हित किया जा सकता है, वो हर्षा है। हर्षा कला का एक महान संरक्षक था, स्वयं एक कुशल लेखक था। उसने संस्कृत कृति जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना का, तो जब भी ये रचनाओं का यदि सवाल आता है, जैसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, इन सब का श्रेय किसे जाता है? इन सब का श्रेय हर्षा को जाता है। तत्पश्चात बाण भट्ट उनके दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित्र की रचना की, जो हर्षा के जीवन का और कर्मों का लेखा जोखा देती है। हर्षा के समय में जो करधन था, वो लोग उससे ज्यादा बोझिल नहीं थे, और एकत्र राजस्व को, जो भी राजस्व वसूल किया जाता था, जो भी राजस्व एकत्रित किया जाता था, उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता था। पहला हिस्सा जो था, पहला भाग जो था वो राजा के लिए होता था। दूसरा भाग जो है वो विद्वानों, क्योंकि हमने देखा कि वो कला का एक बहुत बड़ा संरक्षक था, तो दूसरा भाग जो है वो विद्वानों के या पंडितों के लिए रख दिया जाता था। तीसरा भाग जो है वो धार्मिक उद्देश्य के लिए, और चौथा भाग अधिकारियों और लोक सेवकों की सहायता के लिए, या उनकी जो भी उनका तनख्वाह बनती थी उसके लिए रख दिया जाता था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने पुरोहितों और कुलीनों के विलासी जीवन के विपरीत एक साधारण जीवन व्यतीत किया। जैसा कि जब हम वैदिक समाज को पढ़ते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि ब्राह्मण जो है वो एक विलासी जीवन जो है वो व्यतीत करते थे, जिस हिसाब से उन्हें कहना चाहिए कि दक्षिणा जो मिलती थी और जो सारी व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मण जो है एक बड़ा विलासी जीवन जी रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्षा के समय में आते आते तक, हर्षा जो है वहां इस समय तक आते आते, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, वो एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। कृषि का काम शूद्र कर रहे थे, लेकिन हर्षा के समय में भी जो अछूत थे उनकी स्थिति दयनीय थी। जिन 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 जातियों को या जिन लोगों को अछूत कहा जाता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र से नीचे भी शूद्र से नीचे होते थे अछूत, जिसमें चांडाल होते थे या और भी कई इस तरीके की जातियां थी जिनको अछूत माना गया। तो उनकी स्थिति दयनीय थी। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय का बड़ा ही उदारता पूर्वक जो है वो समर्थन किया, और एक सक्षम सैन्य विजेता और एक निपुण प्रशासक के रूप में अपना शासन चलाया। हर्ष के समय में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, और भारत से, या ये कहें कि हर्ष के समय के बाद, उसके पहले तो नहीं, हर्ष के समय के बाद मुसलमानों का आक्रमण हुआ, और उससे पहले एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू राजा था। आपका सर बाद में बौद्ध हो गया, लेकिन शुरुआत हिंदू था, इसलिए हम ये कह सकते हैं। 41 साल के शासन करने के बाद 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई। क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसका साम्राज्य कई टुकड़ों में बिखर गया,
और उसके बाद जो है वो मैत्रक जो है, तो यहाँ पे हर्षा का साम्राज्य खत्म होता है। तो हमने जो, या आप ये कह लीजिए कि पुष्यभूत या जो वर्धन राजवंश है उसका अंत जो है वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हो जाता है, और उसके बाद वो साम्राज्य कई टुकड़ों में बिखर जाता है। इसके बाद जो अगला राजवंश हम पढ़ेंगे वो फिर एक ऐसा राजवंश जो कि गुप्ता कहना चाहिए, जो गुप्ता साम्राज्य था उसके सामंत थे, उनके सहायक मुखिया थे। और इन मैत्रिक ने स्वराष्ट्र के ऊपर, स्वराष्ट्र जो गुजरात का हिस्सा है आज के दौर में, उसके ऊपर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। ध्रुवसेना द्वितीय इसके सबसे मुख्य शासक थे और हर्ष के समकालीन थे, जैसा कि हमने देखा कि हर्षा ने इनको पराजित किया। उनकी राजधानी वल्लभी थी और उनके पास बंदरगाह था। ये उनका एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, एक विशेष व्यवस्था थी उनके शासन में कि उनके पास बंदरगाह थे, जिसकी वजह से उनका जो कारोबार है वो बहुत ही अच्छा था। मैत्रकों का जो शासन था वो अरब आक्रमण से कमजोर हुआ। मैत्रक राजवंश ने 475 से 767 ईस्वी के मध्य गुजरात पर शासन किया। और ये आपको जो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे सेनापति भुटार्क, जो कि गुप्ता साम्राज्य के अधीन सौराष्ट्र उपखंड का राज्यपाल था। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक मंदिर है, जैसा कि आप सबको पता है, और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण वल्लभी के मैत्रक गुर्जर राजाओं ने किया था, ये ध्यान रखना है। वल्लभी इनकी राजधानी, राज्य की राजधानी भी। और इसके बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के संस्थापक गुर्जर सम्राट नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप मैत्रक राजवंश के बारे में पढ़ रहे हो। यहाँ तक ये 2 राजवंश जो हैं मध्यकालीन भारत की शुरुआत के, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के ये जो 2 साम्राज्य कह लीजिए, या जो राजवंश है, इनके बारे में हमने पढ़ा। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में मध्यकालीन भारत के इतिहास को उतनी ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा इसका जी कहना चाहिए ना, एक जितना कम में जितना ज्यादा पढ़ा सकें, प्रयास सिर्फ इतना है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हम आने वाले वीडियोस में और मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सो हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।